इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। दिस इज चैप्टर नंबर 3, वी कैन से दिस इज चैप्टर 3। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा और साथ में पढ़ा गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी हम चार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन करना है इस चीज़ को समझें। कंसिडर करो हमारे पास एक क्यू पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, और आपको पता है कि इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड रहेगी और इस स्पेस में हर जगह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डायरेक्शन भी होगी और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, वो आपको पता है कि दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि वो कोई चार्ज जो है, जो सोर्स चार्ज है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम उसके आसपास कोई और चार्ज रखें तो उस पर कितना इफेक्ट लगेगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को हैंडल करना डिफिकल्ट है। लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस होते, तो उन दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आ जाती, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है दैट इज डिफरेंट, और उसको फिर सॉल्व करना, दो चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो आपको वेक्टोरियली सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में तो बताती है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल यहाँ पर हमें एक बेनिफिट देगा। जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी हमें नॉलेज क्या बताएगा? नॉलेज हमें ये यही बताएगा कि भाई कोई चार्ज जो है, कोई सोर्स चार्ज जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कितनी है, तो वो जो स्ट्रेंथ है बच्चे, वो पोटेंशियल से भी निकाली जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। कंसिडर वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, और इसके अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो इसके अराउंड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमें पता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से रेडियली आउटवर्ड है ये, और ये जो चार्ज है, इट इज़ ए सोर्स चार्ज। इसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो क्या किया जाता है, एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया जाता है एट ए वेरी फार पॉइंट। वो फार पॉइंट जो है बच्चे, उसको हम जनरली इन्फिनिटी ले लेते हैं। मीन्स ये जो पॉइंट पी है, ये चार्ज के पास एट डिस्टेंस आर है, लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसने उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना है, इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, उसको हम कंसिडर करते हैं बहुत दूर। इतना दूर कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है। ठीक है? अब क्या किया जाता है, अब इस चार्ज को यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव किया जाता है। उसको मूव करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये वर्क जितना भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर। एक तो ये कि इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स लग रही है वो कितनी ज़्यादा लग रही है। अगर इन दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये वाला जो सोर्स चार्ज है एक्चुअली इस टेस्ट चार्ज को वो रिपेल कर रहा है। रिपेल करने से क्या पता चलता है कि भाई वो खुद इस पे फोर्स लगा रहा है, और हमें क्या करना है, हमें उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना है। ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें जो अप्लाइड फोर्स लगानी है, एक्सटर्नल फोर्स, वो इसके ऑपोजिट लगानी है, और उस फोर्स को लगा के जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। मींस ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, एंगल पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो जितनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और जितने ज़्यादा इन चार्जेस की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। हम उस वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में। दैट वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बट हेयर इज ए कंडीशन। वो कंडीशन ये है, विदाउट एक्सेलरेटिंग द चार्ज। मीन्स वी हैव टू मूव द चार्ज, बट हमें उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाना नहीं है। टेस्ट चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना, उसको कोई किनेटिक एनर्जी नहीं देनी। सिंपली हमने स्लोली मूव करना, और कितना वर्क करना है? सिर्फ उतना वर्क करना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अपोज करे। तो दिस इज अ डेफिनेशन। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोर्स चार्ज की। जैसे ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, हमने वहां पर पॉइंट पी ले लिया, वहां पे हम पोटेंशियल डिफाइन करने वाले हैं। इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज per unit test charge to move it from infinity to that point without imparting any kinetic energy to test charge. Means potential at point P is basically work done from infinity to point P. ये वर्क हम कैलकुलेट करेंगे divided by Q naught. So this is the definition of electric potential. This is the definition of electric potential at point P. और ये जो definition है ये किसी भी चार्ज के लिए है। अभी अगर हम पॉइंट चार्ज ले लेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफरेंट आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट आता है हमारे पास हर किसी डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए। अगर आप एक लाइन चार्ज ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट तरह से वेरी करेगा। अगर आप डाइपोल ले लोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो वो सारे केसेस भी इस चैप्टर में हमारे पास हैं। हम कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस के पोटेंशियल्स फाइंड करेंगे और वो फॉर्मूले लर्न करेंगे। ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, ठीक है। अभी पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो क्यू नॉट है वो भी एक स्केलर है। तो इन दोनों की जो डिवीजन होगी वो भी एक स्केलर होगा। देयरफॉर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। नंबर 2, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। ओके, नाउ 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क इज 1 जूल जब होगा, अगर 1 कूलम चार्ज को आप मूव कर रहे हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। थर्ड, जैसे कि ये स्केलर है तो पोटेंशियल इज एडिटिव, ठीक है। तो इट इज एडिटिव इन नेचर, इट कैन बी एडिड लाइक स्केलर्स। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है और चार्जेस दो है, एक Q चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो हमें क्या करना है, अगर इस पॉइंट पर V1 पोटेंशियल Q1 का है और V2 पोटेंशियल Q2 का है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्शन होती नहीं है, तो सिंपली आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, V कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव चार्जेस अगर होंगे तो उनका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर साइड पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर साइड पे है। जैसे कि बैटरी होती है हमारे पास, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। नाउ वी हैव अनदर डेफिनेशन विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ भी आपने स्टडी किया है, इसको भी V से डिनोट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के केस में ये जो सोर्स चार्ज है उसके अराउंड हमने एक P पॉइंट माना, लेकिन जो दूसरा चार्ज था हमारे पास टेस्ट चार्ज, उसको हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आते, उसको हम किसी और पॉइंट Q से लेके आ जाते हैं। लेट अस सपोज Q पॉइंट से, Q की जगह हम पॉइंट डिफरेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है, हम चार्ज को मूव तो करते हैं, यहाँ से लेके हम ए पॉइंट तक लेके जाएंगे एंड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम बी टू ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट बी टू फाइनल पॉइंट ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
तो इस केस में जो इनिशियल पॉइंट है बच्चे वो इन्फिनिटी की जगह वो चार्ज के अराउंड कोई दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आर पे डिपेंड करता है। लेट अस डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points around a charge distribution is equal to work done per unit test charge to move it from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना काम करना पड़े दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ भी कंडीशन है विदाउट imparting एनी काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन का मतलब है कि जब हम क्यू नॉट को मूव करेंगे हमें उसको एक्सेलरेट नहीं करना, हमें उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर ले, बस उतनी फोर्स लगा के नेट फोर्स 0 रहेगी और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा क्यू नॉट। मीन्स उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, किनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से जब हम चार्ज को मूव करके उस पॉइंट तक लेके आते हैं वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। दिस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है जी, फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू डॉट। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर जो वी ए है दिस इज फाइनल पोजीशन, पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन, और ये कहाँ पर है, ये इनिशियल हमने मानी है। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको लिखना है, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन बी पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल की टर्म्स में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है। और इधर वही है कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर हम बी पॉइंट से ए तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई जो ए पॉइंट है वो फाइनल है और बी जो है वो इनिशियल है। तो यहाँ पर हम वी ए माइनस वी बी लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। और अगर आप ए पॉइंट से चार्ज को क्यू नॉट को बी तक लेके जा रहे हैं तो तब हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को इस तरीके से लिखा जाता है, इसका आपने ध्यान देना है। ओके, नाउ लेट अस यूज these definitions to find the electric potential due to a point charge। Electric potential due to a point charge। हाँ जी, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो जब हम सॉल्व करेंगे इसके बराबर आएगा के क्यू बाय आर, उसकी डायरेक्शन नहीं आएगी और आर स्क्वायर की जगह हमारे पास जो है वहाँ पे आर आएगा डिनोमिनेटर में, इसकी वेरिएशन 1/r की होती है। चलिए, तो कैसे इसको प्रूफ करना है, कैसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे Q, और इसको हम बोलते हैं बच्चे सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, जहाँ पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है फ्रॉम द Q। और हमें वही डेफिनेशन यूज़ करनी है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमें एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है Q नॉट,
इन्फिनिटी पे, उसको इस तरफ मूव करना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आना है, और ये काम करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि क्यू नॉट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कैसे मूव करेगा क्यू नॉट? ऑब्वियसली हमें इस पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर से, और वो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, जो हम लोगों ने लगाई है। और ये भी आपको पता है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स होगी। इंटरनल फोर्स क्या है यहाँ पर? इंटरनल फोर्स है सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में लगेगी? ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जो इंटरनल फोर्स लग रही है वो रिपल्शन वाली होगी और वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये ब्लू वाले एरो से आप देखिए, तो इंटरनल फोर्स इस डायरेक्शन में ऑलरेडी लग रही है। अगर हम फोर्स ना लगाएं तो ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ से भाग जाएगा, किसी भी पॉइंट पे रखोगे रिपेल करेगा वो वाला क्यू, और ये भाग जाएगा। हमें क्या करना है? हमें उसको होल्ड करना है, और होल्ड करके स्लोली एंड स्लोली हमें उसको मूव करना है टुवर्ड्स पॉइंट पी। और उधर मूव करने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो लेट अस सपोज इधर से ये मूव कर रहे थे हम, और यहाँ पर कोई ए पॉइंट आया और ये बी पॉइंट आया, और ये डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है dx, जो हमने मूव करवाना है इस चार्ज को। ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम थोड़ी देर के लिए क्यू नॉट को रखते हैं। जब आप क्यू नॉट को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे आप, दैट फोर्स इज एफ एक्सटर्नल, और वो किसके बराबर होगी बच्चों? वो होगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स कितनी है यहाँ पे? के क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी पॉइंट इज एक्स, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। तो अगर ये स्मॉल है तो हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो यहाँ फोर्स लगेगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स दैट वी रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो माइनस साइन है बच्चे, वो हमें यही बता रहा है कि ये वाली जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द चार्ज, एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, नाउ द स्मॉल वर्क required to move q naught by dx। हाँ जी बच्चों, तो स्मॉल वर्क को हम dw से लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने इसके पैर में ext डाल दिया। ext का मतलब है जी एक्सटर्नल वर्क, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dx। ये हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है, और dx की जो डायरेक्शन है बच्चे वो भी यही है, और एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ds वेक्टर भी इधर है और f एक्सटर्नल भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इधर है, तो यहाँ पर एंगल 0 रहेगा, इनटू dx आ गया। अब ये जो f एक्सटर्नल है, ये इक्वेशन 1 से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क है जो हमें चाहिए टू मूव द चार्ज बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। नाउ वी वांट टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है जी? वो हमें चाहिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो हम क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी का जो डिस्टेंस है बच्चे वो स्मॉल आर है, तो हम यहाँ पे स्मॉल आर लिखेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर वो सारा का सारा एक्सप्रेशन जो हमने अभी फाइंड किया था स्मॉल वर्क वाला वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज द टोटल एक्सटर्नल वर्क। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से लेके r तक की लिमिट्स हैं x की पावर -2 dx। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। ये वाला -1 इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, के क्यू नॉट x की पावर -1 लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। तो ये बन गया के
क्यू क्यू नॉट 1/r-1/infinity। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। नाउ 1/infinity इज 0, तो 1/r का जो हमारे पास बचा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके वो ये बचा। तो दिस इज बच्चे एक्सटर्नल वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं हम? क्यू नॉट। क्यू नॉट को मूव करने में इन्फिनिटी से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, दैट वर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब बच्चे जितना भी हम काम करते हैं ना इस तरह के एग्जांपल्स में, जैसे हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम जितना भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है, जो हम फर्दर अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया था कि एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको क्यू नॉट से डिवाइड करना आपको। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बची जो के क्यू बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। किसका पोटेंशियल है बच्चों? ये पोटेंशियल है क्यू चार्ज का। ये कौन सा चार्ज था? सोर्स। इसका पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे? उससे आर डिस्टेंस पे। तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल ये है। ठीक है जी। और अगर आपके पास, एक मिनट, हाँ जी, तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस के क्यू बाय आर। मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट चार्ज के अराउंड आर डिस्टेंस पे देखें कितना पोटेंशियल है, तो आपको पता लग गया कि सर ये के क्यू बाय आर है। अगर हम ये आर डिस्टेंस इस साइड ले लेते तब भी कितना होता? के क्यू बाय आर। और अगर ये डिस्टेंस यहाँ ले लेते तब भी कितना होता? के क्यू बाय आर। आर को रेडियस लेके एक सफियर कंसिडर कर लेते हैं अराउंड द पॉइंट चार्ज। ये एक सफियर है, उस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडरिंग आर एज रेडियस और टेकिंग चार्ज एज सेंटर। तो आप देखिए इस पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी और वो किसके बराबर होगी? के क्यू बाय आर के बराबर। तो इस तरह का जो सरफेस है अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो, के क्यू बाय आर के बराबर है हर पॉइंट पर, दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं वैसे ही इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। बट अभी ये एक एग्जांपल है कि कोई स्फीयर अराउंड ए पॉइंट चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तब भी, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तब भी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसके अराउंड भी एक स्फीयर अगर आप बना देते ऐसे, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर होता, तो वो भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और तो इस तरह के पोटेंशियल को बोला जाता है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब अगर हम एक स्फीयर के अराउंड चारों तरफ चले जाएं तो पोटेंशियल जो होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा। सिमेट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट है हमारे पास कि पोटेंशियल हाई कहाँ पर है और लो कहाँ पर है। हम पॉजिटिव चार्ज के पास रहते हैं। लेट अस सपोज यहाँ एक पी पॉइंट है और थोड़ी दूरी पर हमारे पास एक पॉइंट एम है। तो अभी आपने बताना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या एम पॉइंट पर ज़्यादा होगा। आपको पता है जी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि के क्यू बाय आर निकाला अभी हमने। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, एम पॉइंट थोड़ा सा दूर है ना क्यू चार्ज से, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भी पॉइंट दूर हो वहाँ पर लो पोटेंशियल होता है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों तब क्या होगा? तब इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल रहेगा हाई, नेगेटिव के पास,
और यहाँ पर रहेगा लो। ठीक है, इस चीज़ का हम छोटा सा प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है हमारे पास r1 और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास r2। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट M, ये दोनों हम लिखते हैं। तो Vp पॉइंट P पे होगा माइनस KQ/R1 और पॉइंट M पे होगा माइनस KQ/R2। अगर हम फाइंड करें यहाँ से बच्चों Vp माइनस Vm, अगर ये चीज़ आपने निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? क्या लिखोगे आप? माइनस KQ/R1 माइनस एक और माइनस KQ/R2। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया जी KQ कॉमन 1/R2 माइनस 1/R1। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब आप देखिए कि क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है क्या, और क्या ये नेगेटिव है। देखो R1 इज लेस देन R2, डायग्राम से देख सकते हैं R1 छोटा है, R2 बड़ा है। इसका मतलब 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2। ये पीछे वाला फैक्टर बड़ा है, आगे वाला फैक्टर छोटा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। अगर इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है तो इसका मतलब है कि जो P वाला पोटेंशियल है वो छोटा है और P पॉइंट पे पोटेंशियल, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, P उधर हाई है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। P वाला पोटेंशियल लो है, ठीक है जी, और M वाला पोटेंशियल बड़ा है, हाई है। वो उससे उल्टा होता है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, वो लिखते टाइम मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये चीज़ है बच्चों। अभी यहाँ पर Vp माइनस Vm इज नेगेटिव। तो ये आप ही आपने देखना है कि भाई पोटेंशियल कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है। एक मैं आपको टिप देता हूँ यहाँ पर। वो टिप क्या है? किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे वो लगेगी, चाहे वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है, कुछ भी है, ये वाली ट्रिप हर जगह लगेगी। वो ये है कि भाई पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनती है ना, ऐसे एरो है ना। तो इस डायरेक्शन में जब आप चलते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है, मींस यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर डायग्राम में बनाया। तो पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, वो यहाँ से हमें पता चला। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, देन ऑल्सो लेट अस सपोज यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है। मुझे इनके पोटेंशियल्स को लिखना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मीन सी पे सबसे ज़्यादा है, बी पे उससे कम है और ए पे पोटेंशियल सबसे कम है बच्चों। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलते चले जाएंगे, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता रहता है। ये भी प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है इसका, आई थिंक दिस इज 5th नंबर पॉइंट। ये थर्ड था हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी हम 4 नंबर पॉइंट कर लेते हैं। हाँ जी, वो पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, चाहे कोई भी चार्ज हो, एट इन्फिनिटी है ना। पॉइंट चार्ज के लिए देख लेते हैं KQ/इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए तो उस केस में पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ। तो वो आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास इस तरफ V है और इधर R है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनता है। और अगर इसी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बना दूं, लेट अस सपोज ए ग्रीन कलर से, उसकी वेरिएशन 1/r² होती है, तो वो जल्दी फॉल करेगी ऐसे। तो ये ग्रीन वाली वेरिएशन 1/r² है
और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल का है, एंड दिस इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाएं, ग्राफ आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों का। ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, और ये डेरिवेशन 3 नंबर में आती है हमारे पास, नोट्स में आपको मिल जाएगी, यहाँ से भी आप उतार लें। ये एज इट इज़ ऐसे ही चलेगी जैसे ही यहाँ पर मैंने लिखी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। इस डेरिवेशन में पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। मैं अनम्यूट करूँगा शायद, तब होगा। कोई डाउट इसमें डेरिवेशन में? नो सर। नो सर। ये देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल है, यहाँ में कुछ नहीं था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सिंपली ये डायग्राम बनाना है और ये स्मॉल वर्क डन लिखना है। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि एंगल 0 डिग्री है, लेकिन एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ एफ इंटरनल, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। और ये एफ एक्सटर्नल इसके बराबर रहेगा, ये हमने कूलम्स लॉ यहाँ पर पुट कर दिया सिंपली। और जस्ट सिंपल सी इंटीग्रेशन, हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी सेम डेरिवेशन करी हुई है, हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड किया था। चलो, तो ये ग्राफ भी आ गया, इसको लिख देते हैं पूरा, ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर, ठीक है। ओके, अब पता लग गया पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और पोटेंशियल हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बताता है कि कितना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे स्ट्रांग है। तो लेट अस नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। एग्जांपल, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इनमें डिस्टेंस 2a है, ठीक है। क्या है, ये एक डाइपोल है बेसिकली, और हमें डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट पी, इक्वेटोरियल लाइन पे है ये पॉइंट, और इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेन भी। इक्वेटोरियल लाइन, अगर एक पूरा प्लेन यहाँ कंसिडर कर ले इस तरह का, लाइक दिस, ऐसा एक पूरा प्लेन बना लेते हैं। उस प्लेन पर ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस आर है। अगर ये प्लेन पर पॉइंट लेटर सपोज इस तरफ है यहाँ पर, तब भी सेम सिचुएशन ही रहेगी। ये लेटर सपोज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से इस तरफ जेड एक्सिस पर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। सिचुएशन सेम रहेगी। देखिए कैसे, इसका डिस्टेंस आर है, ये ए है हमारे पास, ये भी ए है, टोटल लेंथ 2a है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पी। तो पहले नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का लिख लेते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का लिख लेते हैं, चाहे यहाँ लिख लो। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो डिस्टेंस चाहिए हमें पॉइंट पी का चार्ज से, वो डिस्टेंस हमें हमारे पास कितना है, वो √a² प्लस r² है, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर r है और ये बेस a है हमारे पास। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज -kq बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज a² प्लस r², √। Similarly, due to positive charge, it is plus minus is very important here, प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो पोटेंशियल्स हैं, और पोटेंशियल तो एडिटिव है, तो टोटल पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ऐड करना है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है इसकी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पोटेंशियल 0 होता है, इस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वो प्लेन किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हो। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, the potential due to dipole, the potential due to dipole at any point on equatorial plane is 0, हर जगह 0, therefore it is an
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डाइपोल का जो प्लेन होता है इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे लेट अस सपोज ये हमारे पास डाइपोल है और इसको मिड से ऐसे जो काटता है ये पूरा प्लेन, ये प्लेन जो है यहाँ पर वो सारा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हर जगह पर जीरो पोटेंशियल होता है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये फिर से अभी हम फाइंड करते हैं, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स, कौन सी लाइन रहेगी अभी, एक्सियल लाइन। ठीक है जी, एक्सियल लाइन पर क्या पोटेंशियल रहेगा, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये है हमारे पास ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a, ये मिड पॉइंट है, और एक्सियल लाइन इसको बोलेंगे, ये एक्सियल लाइन है। यहाँ पर लेटर सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से माना जाता है बच्चों, मिड पॉइंट से। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सॉल्व किया था तब भी जो पोटेंशियल का पॉइंट का डिस्टेंस होता है डाइपोल से वो मिड पॉइंट से लिया जाता है, और यहाँ पर हमें दोनों पोटेंशियल लिखने हैं। तो बहुत आसान है, ये डिस्टेंस हमारे पास बचेगा r माइनस ए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो माइनस क्यू का डिस्टेंस होगा P पॉइंट से, वो क्या होगा, r प्लस ए, वेरी वेरी सिंपल। तो अभी हम नेगेटिव का पोटेंशियल लिखे तो आएगा माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस विच इज़ r प्लस ए, और पॉजिटिव का पोटेंशियल इज प्लस के क्यू बाय डिस्टेंस विच इज r माइनस ए। नेट पोटेंशियल दोनों का सम, के क्यू कॉमन, 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, के क्यू नीचे बन जाएगा r स्क्र माइनस ए स्क्र, r प्लस ए इधर चला गया, माइनस r प्लस ए इधर चला गया, r से r कैंसिल हो गया, और 2a के इंटू 2qa अपॉन r स्क्र माइनस ए स्क्र। और ये जो 2qa होता है बच्चे, ये होती है डाइपोल मोमेंट P। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो नहीं है, वो r पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पर r पॉइंट काफ़ी दूर ले जाएं हम, यहाँ से मान लेते हैं ये P पॉइंट बहुत दूर है, तो उस केस में क्या होगा, एक स्पेशल केस लिख लेते हैं इसका। वो है कि इफ r इज ग्रेटर देन a मीन्स डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, शॉर्ट डाइपोल, या पॉइंट P जो है वो फार अवे है, तो उस केस में वी विल निगलेक्ट a फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड हेंस पोटेंशियल विल बी p इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्र। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगी, ये इसका पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर भी अगर हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब थी। बट जो पोटेंशियल है डाइपोल का वो एक्सियल लाइन पर ही होता है, इक्वेटोरियल पर जीरो होता है। वो डाइपोल का पोटेंशियल 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ्स हैं उनकी वेरिएशंस डिफरेंट आएंगी। पोटेंशियल जल्दी जल्दी, पोटेंशियल स्लोली स्लोली फॉल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा फास्ट डिक्रीज करती है, फॉल करती है। तो अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। कैसे की करेंगे इसको, बहुत आसान है। ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है, और 2a इसकी लेंथ है डाइपोल की। अब आप बच्चों को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको p वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और वो जो p वेक्टर है बच्चों वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स q इंटू ए, basically charge into length of dipole, or length of dipole is 2a, therefore p vector is 2qa. Now we have to find electric potential of this dipole at some point p। उस p का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, जो हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया है, और r वेक्टर का जो एंगल है डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा है। जैसे हमने लास्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, इस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। Now let us suppose the distance of minus q charge from point P is r1 and distance of plus q charge from point P is r2। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमें चाहिए, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल आ जाएगा जी k
क्यू बाय पॉजिटिव के लिए मैंने R2 यूज़ किया R2 और नेगेटिव का पोटेंशियल आ जाएगा जी माइनस के क्यू बाय R1। तो जो नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे वो आएगा के क्यू इज कॉमन 1/R2 माइनस 1/R1। तो दिस इज नेट पोटेंशियल। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें R1 और R2 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा एंड आर। ठीक है, आर ए थीटा ये सब आ सकता है क्योंकि डाइपोल की ये जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी एग्जाम में या बुक में जब आर्टिकल पूछा जाता है डेरिवेशन के लिए, तो डाइपोल की लेंथ बताई जाती है विच इज़ 2a, थीटा एंगल बताया जाता है और साथ साथ आर डिस्टेंस भी पॉइंट से बताया जाता है। तो ये जो R1 R2 है ये तो हमने कंसिडर किया है, तो अभी R1 R2 की वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट आंसर। तो R1 इसके बराबर है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे नीचे की तरफ और नेगेटिव चार्ज से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा ऑन दिस लाइन। नाउ लेट अस सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज M एंड दिस इज O, ये तो आपको पता ही है। तो अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल से हम R1 को फाइंड करेंगे। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से अगर देखा जाए तो जो R1 है वो अप्रॉक्सीमेटली PO प्लस OM के बराबर है और जो PO है बच्चों वो तो R है और ये जो OM है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A साइड है, ये M पॉइंट है, दिस इज O। तो यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा है, तो दिस इज बेस जो आपने फाइंड करना है और ये ए आपको पता है, दिस इज ए, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेसिकली ओ एम अपॉन ए ओ इज कॉज ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, देयरफॉर ओ एम इज, सॉरी ओ एम, हाँ ओ एम इज ओ ए कॉस थीटा विच इज स्मॉल ए कॉस थीटा। तो ये जो साइड हमारे पास आई है ओ से लेके एम तक का ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज ए कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड कॉस थीटा। तो ये ए कॉस थीटा यहाँ पर इसमें ऐड हो। सिमिलरली R2 जो है बच्चे उसको भी फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर अब इस पे फेंक रहे, तो जब आप परपेंडिकुलर यहाँ पे फेंकेंगे इसको एन पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं और ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अभी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो R2 है वो अप्रॉक्सीमेटली, ये जो R2 है PV था, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली PN और जो PN है बच्चे वो किसके बराबर आएगा, दैट इज TO माइनस OL। PO यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट है और ON इतना सा डिस्टेंस है। तो PO तो R के बराबर है और ON इज अगेन A cos थीटा। इसको भी फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा हमारे पास, दिस इज A, दिस साइड इज A एंड दिस इज बेस। तो बेस आपने फाइंड करना है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos थीटा मींस A cos थीटा। दिस इज योर R2। R1 R2 दोनों आ गए, दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी नेट हमारे पास आ जाएगा K इंटू क्यू 1/R माइनस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आएगा R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा, नीचे एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर R और माइनस R कैंसिल हो गए एंड द रिजल्ट इज K इंटू 2QA cos थीटा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो A cos थीटा दोनों ऐड हो गए, 2A cos थीटा बन गया अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट P। अब इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार अवे, अगर हम पॉइंट को काफ़ी दूर ले जाएं तो उस केस में बच्चे जो A है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू R। तो उस केस में हम ऊपर से A को निगलेक्ट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे, तो बी नेट आएगा A और 2QA इज P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और ये जो K है यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R कैप, स्केलर ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिखा हमने R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ये P वेक्टर की डायरेक्शन है और ये R वेक्टर की डायरेक्शन है, ये दिस इज R वेक्टर
इन दिस डायरेक्शन। और पी कॉस थीटा बेसिकली पी वेक्टर का ही कंपोनेंट है अलोंग आर वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। पी कॉस थीटा जो होता है बच्चे, दैट इज कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। उस कंपोनेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म और वो स्केलर फॉर्म में है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, अगर हम इसकी वेरिएशन बताना चाहें, तो ग्राफ अगर ध्यान से देखें, डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल कौन सा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल है, इसीलिए हमने इस चीज़ को ऐसे किया है। ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको पता है बच्चों, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। तो दोनों में कंपैरिजन का ध्यान रखना आपने, दोनों हाइपरबोला ही बनेंगे। ये हाइपरबोला है, ठीक है, ये 1/r² की वेरिएशन है। तो ये ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं डाइपोल के पोटेंशियल के, और ये वाला एक्सप्रेशन भी दिमाग में रखना है। अब आप इस एक्सप्रेशन से दो स्पेशल केस और कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ले जाएं इक्वेटोरियल लाइन पर, ध्यान से देखें, अगर मैं पी पॉइंट को ऐसे घुमा के इस लाइन पे ले जाऊँ, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री बनेगा इस केस में। तो cos 90 जीरो होता है। अगर हम यहाँ पे cos 90 पुट करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे, जो हमने कल फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। और अगर हम इस पी पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाएं एक्सियल लाइन पर, और यहाँ पर आप पुट कर दें इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो हमने एक्सियल लाइन के केस में फाइंड किया था। तो इसलिए आपने ये वाला रिजल्ट लर्न करना है अच्छे से, शॉर्ट डाइपोल है। ये वाला भी रिजल्ट लर्न करना है, इसको हम के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, वी नेट, ठीक है जी। और ये शॉर्ट डाइपोल का स्पेशल केस है, तो उसमें ये रिजल्ट आएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अभी हमारे पास ये वाला केस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव ए सर्कुलर लूप। अब उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो एक सेंटर पे बताना है और दूसरा नेक्स्ट केस है एक्सिस पे बताना है। तो वेरी वेरी सिंपल, टोटल चार्ज Q, ये सेंटर था, यहाँ मैंने Q लिख दिया, ये सेंटर है O पॉइंट, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमें बताना है, इस केस में रेडियस R है और इस केस में भी रेडियस R है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस पर है, डिस्टेंस x से, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे है, यही है ऑब्जर्वेशन। तो एट सेंटर जो पोटेंशियल है वो कैसे निकलेगा, देखिए हमें क्या करना होता है, हमें स्मॉल चार्ज पहले कंसिडर करना होता है DQ, और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे अगर, तो उसका पोटेंशियल आएगा स्मॉल पोटेंशियल DV इज इक्वल टू के DQ/R, ठीक है, दिस इज स्मॉल पोटेंशियल। अब टोटल लिखना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DV। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो K और R तो दोनों कांस्टेंट ही हैं, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और DQ की इंटीग्रेशन टोटल चार्ज Q बन जाएगा। इज़ वेरी सिंपल, तो KQ/R। तो सेम फॉर्मूला है, स्फीयर का भी यही था, ये रिंग है, रिंग के सेंटर पर भी यही है, यहाँ हम लिख देते हैं इट इज़ ए रिंग और सर्कुलर लूप। इस केस में देखें बच्चों, इस केस में भी हमें क्या करना है, DQ चार्ज कंसिडर कर रहे हैं और उस DQ का पोटेंशियल पहले हमें P पॉइंट पर लिखना है। तो VP ड्यू टू स्मॉल चार्ज DVP, दैट इज K DQ बाय डिस्टेंस। अब इस केस में डिस्टेंस आएगा DQ का R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में DQ का डिस्टेंस R के बराबर था, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है, पाइथागोरस लगा दी मैंने, तो ये डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो आपने जस्ट इंटीग्रेट ही करना है इसको। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, के इंटीग्रेशन से बाहर, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी जो है ये भी इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। जब आप इस छोटे छोटे चार्जेस को ऐसे जोड़ोगे तो आपने जस्ट इसकी सरकमफ्रेंस के अलोंग चलना है। तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हैंस इट इज़ ए कांस्टेंट। तो सिंपली DQ को ही इंटीग्रेट करना है आपको। तो ये फिर से बनेगा KQ टोटल चार्ज अपॉन R square plus X square. So this is the potential due to a circular loop at its axis. ठीक है जी, तो ये वाला था सेंटर। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा ऐसा सरफेस जहाँ पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, है ना। लेट अस सपोज 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट उस सरफेस पे सब जगह 9 वोल्ट हो। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरह के इक्वी सरफेसेस होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट तरह की होती है।
उन शेप तक जाने से पहले हम स्टडी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं और वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि वर्क डन, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क हो चाहे वो इंटरनल वर्क हो, वर्क डन ऑन एन ईपी सरफेस इज जीरो। कौन सा वर्क डन? टू मूव ए चार्ज। अगर आप ईपी सरफेस पर किसी चार्ज को, किसी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को या किसी भी तरह के चार्ज को मूव करवाना चाहते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं पर किसी भी तरीके से जा सकता है क्योंकि वहां पर उस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका प्रूफ भी है हमारे पास छोटा सा, वो कैसे है? आपको पता है कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हैं वो वाला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी एफ माइनस वी आई। ये डिफरेंस कौन सा है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेट अस सपोज ये आपके सामने एक सरफेस है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर लेट अस सपोज वी एफ है और यहाँ पर लेट अस सपोज वी आई है। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला है। और ईपी सरफेस की डेफिनेशन ही बोलती है कि V इज सेम। अगर V सेम है तो मतलब वी एफ और वी आई दोनों एक ही हैं। तो जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे आप, Q बन जाएगा V माइनस वी, क्योंकि दोनों की वैल्यू V है तो आंसर विल बी जीरो। तो दिस वर्क इज ऑलवेज zero. This is the first property. Second property, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपी सरफेस। ठीक है बच्चों, अब अगर आपके पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब अगर चाहे वो अंदर जा रही है चाहे सरफेस से बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर ही रहेगी। कैसे समझेंगे ध्यान से। लेट अस सपोज आपके पास एक शीट है, पॉजिटिव शीट। अब ये एक ईपी सरफेस है, इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ की जाती हैं तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर टू शीट होती है। ठीक है बच्चों, कोई भी कंडक्टर, अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। और ये चीज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मीन्स ईपी सरफेस। अगर आपके पास कोई इस तरह का भी सरफेस है, उस सरफेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से डेटा मेडा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में भी बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ही बनेगी। ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सारा सरफेस ईपी सरफेस ही होगा, चाहे शेप जैसी मर्जी है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ है बच्चे बहुत आसान। देखिए, लेट अस सपोज ये कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बना रही है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करना है ऑन दिस सरफेस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएगा इधर, इसको हम बोल देंगे ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इसको बोल देते हैं ई साइन थीटा। अगर ऐसे परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसे इंक्लाइंड हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो कंपोनेंट्स होंगे। ओके, अब अगर लेट अस सपोज हम किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाना चाहते हैं, ऐसे मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्क कितना होता है, वो वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होगा W इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट हेयर, वो वर्क अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो होगा W इज इक्वल टू F डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास लेट अस सपोज डी आर का डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, ये वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, अगर हम इसको खोल दें यहाँ पर तो ये बनेगा Q इंटू ई डॉट डी आर, है ना। तो ये वर्क है इसके अलावा, ठीक है। नाउ दिस वर्क इज जीरो, ये तो आपको पता ही है, वर्क इज जीरो। अगर ये जीरो है तो मीन ई डॉट डी आर इज जीरो। इसका मतलब है कि ई कॉस थीटा इंटू डी आर इज जीरो। अभी ना तो ई जीरो है ना डी आर जीरो है, तो मीन्स कॉस थीटा जीरो है। तो कॉस थीटा जीरो तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मीन्स अगर हम ऐसे इंक्लाइन मान भी लें, इस तरह से इसका कंपोनेंट अगर बना भी दें, तब भी वर्क जो है वो जीरो होना चाहिए। तो वर्क तभी जीरो होगा अगर ये वाला एंगल थीटा जो हमने कंसिडर किया था वो 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द प्रूफ।
थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब है देयरफॉर ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर जो है वो सरफेस पे है और ई उसके परपेंडिकुलर है, ये हमेशा होगा ईपी सरफेस में। तो ये छोटा सा 1 मार्क का प्रूफ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो पक्का पूछी जाएगी। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन ईपी सरफेसेस मींस जो डी आर है that is directly proportional to 1 by strength of electric field, या it is inversely proportional to strength of electric field। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं ऐसे, तो ईपी सरफेसेस एक तो परपेंडिकुलर बनेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। और सेकंड केस में लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास ऐसी है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डिफरेंस पता है, ये वीक है, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, ये स्ट्रॉन्ग वाली है। तो इस केस में ईपी सरफेसेस भी जो बनेंगे वो दूर दूर बनेंगे, ठीक है बच्चों। डी आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, डी आर छोटा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, डी आर बड़ा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, और सिंपली ऐसे भी डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी उतने ईपी सरफेसेस भी जो है वो दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ये कुछ, हाँ जी, टू ईपी सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हम दो ईपी सरफेसेस, लेट अस सपोज एक ये सरफेस है और एक इसको काट के ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, उस पूरी लाइन पर हमारे पास दो दो पोटेंशियल की वैल्यूज आ जाएंगी, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब है ईपी सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमारे पास कुछ ईपी सरफेसेस हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का बना हुआ है, ये क्यू चार्ज है। नाउ सी द डायग्राम। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला डायग्राम है बच्चे, ये वाला डायग्राम, ये एक पॉइंट चार्ज के ईपी सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप, है ना। स्फेरिकल क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट चार्ज ले लें, जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले लें, वहां से किसी डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। अब इसको रेडियस मान लें आर को, और यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दें। स्फीयर 3D में, सर्कल नहीं है ये, स्फीयर है। तो अगर स्फीयर ड्रॉ कर दे, उस स्फीयर पे हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होगा, क्योंकि क्यू भी सेम है और आर भी सेम है। तो इस तरह के स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं वो ईपी सरफेस होते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज। चाहे पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बनेंगे। चार्ज के पास बनाएंगे तो ये थोड़े पास पास बनेंगे, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चले जाते हैं ये ईपी सरफेसेस की जो सेपरेशन है बिटवीन टू सरफेसेस वो बढ़ती जाती है, तो थोड़े दूर दूर बनते हैं अगर हम चार्ज से दूर चले जाएं। तो वो वही वाली प्रॉपर्टी है, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक। ये है हमारे पास, ये वाला है हमारे पास डायग्राम फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच इज ए डाइपोल, ये आपको पता है। तो इसमें अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, सिर्फ ये जो वायलेट कलर की लाइंस हैं ये सरफेसेस हैं, जैसे बीच वाला बिल्कुल, ये हमारे पास वही है इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये पूरा का पूरा प्लेन जो होता है बच्चे, ये ईपी सरफेस होता है, और बाकी सारे सरफेसेस भी ईपी सरफेसेस हैं। कैसे ड्रॉ किए गए हैं, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी गई हैं, फिर हर पॉइंट पर देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाला सरफेस बनना चाहिए। तो वहां से जब इसको बनाया जाता है तो वो इस तरह की शेप आती है। ये थोड़े से स्फीयर ही है, ये स्फीयर नहीं है, ओवल है अंडे जैसे, और कॉन्सेंट्रिक भी नहीं है, ठीक है, तो एलिप्स टाइप शेप है इसकी। तो ये इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉ करने नहीं आएंगे, हो सकता है कि आपको पहले से ही ड्रॉ किया हुआ डायग्राम मिल जाए एग्जाम में पेपर में, और आपको पूछा जाए कि ये वाले जो ईपी सरफेस हैं ये किसके हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक बड़ा वाला पॉजिटिव एक छोटा वाला नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव चार्जेस, इस तरह के चार चार ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो सरफेसेस को देखकर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगना चाहिए, इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला डायग्राम जो है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, तो इसमें ऐसे एक ओवरलैपिंग रीजन होगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी सेम डायग्राम है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी सेम डायग्राम है, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है बच्चे, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली है, और ईपी सरफेसेस इस तरह से परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और उनमें जो सेपरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर सेपरेशन एक्स है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेपरेशन x ही रहेगी। अगर आप एक पीछे भी ड्रॉ कर देंगे उसकी सेपरेशन भी x ही रहेगी। तो दीज आर द डायग्राम फॉर इक्वी सर्फेसेस। ठीक है, ये वाला डायग्राम मत देखना आप बच्चे, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, पता नहीं ये लाइन की आ रही है। ये वाला डायग्राम आप देखिए फॉर पॉइंट चार्ज, दिस इज फॉर डाइपोल, यहाँ लिख देते हैं डाइपोल। These are for two same kind of positive charges. This is for uniform electric field. चलिए, हाँ जी, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, एक पहले क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस corresponding to field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z axis, z direction, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन z है बट उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे z की तरफ बढ़ रहा है। हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन। तो जैसे कि आपको बताया गया क्वेश्चन में कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आप ईपी सरफेसेस की जो सेपरेशन है उसको कम करते जाएंगे। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करें तो वो अगला वाला ऐसा बनेगा, उसकी सेपरेशन और कम बनेगी, इनकी ज्यादा है, और लास्ट वाले की सेपरेशन सबसे ज्यादा है। तो ईपी सरफेसेस जो हैं वो इसी तरह से ड्रॉ होने हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में बढ़ते चले जाओगे सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस ले लेते हैं। तो 2 चार्जेस हमारे पास किसी सेपरेशन r पर अगर पड़े हुए हैं, तो बच्चों वो दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे अगर सेम हुए, या अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन के कारण अगर हम उनको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, ऐसे मैंने 2 चार्जेस रखे और रिलीज़ कर दिए, तो फ़ोर्स लगने के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, दे विल स्टार्ट मूविंग। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली उनके अंदर उस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होती है, जिसके कारण ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप 2 पॉजिटिव चार्जेस को पास-पास लेके आना चाहते हो ऐसे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड यू हैव टू डू सम वर्क। तो यही जो वर्क होता है इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर 2 की बजाय हमारे पास n चार्जेस हैं, n का मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उस केस में हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस उसको कैसे फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पेयर ऑफ चार्जेस नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का, उसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर हम 2 चार्जेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पहले तो दोनों चार्जेस आइसोलेटेड थे, उस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन अगर हम वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड लगा दें ई, तो उस केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे, इट इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस नॉट फॉर ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन आर पर हैं, कुछ ना कुछ होगी, उसको डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये 2 चार्जेस कम से कम होने चाहिए तभी डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। 2 के बजाय हमारे पास 3 चार्जेस हो सकते हैं एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। इन दैट केस ऑल्सो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की हो सकती है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि हमने डाइपोल पढ़ा, तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल किसी एंगल थीटा पर अलाइन कर दें,
तो उस केस में भी उस सिस्टम की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्जेस को रख देते हो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तब उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये यहाँ से पता चलेगा। बेसिकली डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये शॉर्ट डाइपोल का केस होता है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, फर्दर कुछ क्लासेस में यहाँ तक पहुँच। तो आज तो हम बस ये डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और 2 चार्जेस के लिए क्या फ़ॉर्मूला है, 3 चार्जेस के लिए अगर फाइंड करनी है, या किसी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी टॉपिक कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चे, लेट अस सपोज़ आपके पास यहाँ पर एक चार्ज क्यू है। आप इसके थोड़ी-सी दूरी पर, r डिस्टेंस पर, p पॉइंट पर किसी और चार्ज q नॉट को लेके आते हो। आप उसको इन्फिनिटी से लेके आते हो जहाँ पर पहले से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लग रही है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आप कुछ वर्क डन करते हैं और वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ लेके आते हैं। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा जब ये इसके पास आएगा। रिपेल करने का मतलब है एक ऑपोजिंग फ़ोर्स ऑलरेडी वहाँ पर लग रही है, आप उसके ऑपोज़िट जा रहे हो। तो जब भी आप किसी फ़ोर्स के ऑपोज़िट चल रहे हो, यू हैव टू डू सम वर्क, जैसे कि ग्रेविटेशन के केस में भी होता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ग्राउंड पर कोई बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के ऑपोज़िट जा रहे हो। जब ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के आप ऑपोज़िट जाओगे, तो उस केस में आपको वर्क परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और वो वर्क एनर्जी की फ़ॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो वर्क होता है हमारे पास mgh के बराबर। वर्क डन इज़ ऑल्सो mgh, और जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बन जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो भी mgh होता है। तो मतलब जो वर्क डन है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो सच काइंड ऑफ वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। आप किसी भी पाथ से जाए, बट आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मैटर करेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम इस चार्ज को यहाँ से क्यू नॉट से इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से, जो कि इन्फिनिटी पर है, पी पर लेके आते हैं, तो किसी भी पाथ के अलोंग लेके आए, मैटर क्या करता है कि इसकी इन दोनों की सेपरेशन कितनी है, और जितना भी वर्क आप परफॉर्म करेंगे वही वर्क जो है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब जैसे कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस केस में ग्रेविटेशन के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव ही निकलती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। बट यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। तो जब भी फोर्स रिपल्सिव होती है, तब जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, वो यू पॉजिटिव होगा जब फोर्स रिपल्सिव होगी, और जब फोर्सेस यहाँ पर अट्रैक्टिव होंगी सिस्टम की, तब जो यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ external work required to assemble the charges. Assemble the charges at finite separations when we take them from infinity, to bring them from infinity. तो इन्फिनिटी से हम उनको लेके आए हैं, और जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क ओनली केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ वी विल फाइंड द expression for u. U means electric potential energy due to a system of 2 point charges. ठीक है, सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस, और उस सिस्टम को हम Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो Q1 चार्ज ऑलरेडी O पॉइंट पर है, और R डिस्टेंस पर P पॉइंट है,
तो यहाँ कंप्लीट करते हैं एट सेपरेशन आर। वो दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं आर सेपरेशन पर हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन बेसिकली कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज ये इन्फिनिटी है, यहाँ से हम दूसरा चार्ज Q2 लेके आएंगे। उस Q2 चार्ज को जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ लेके आने में कितना काम करना पड़ेगा हमें, दैट वर्क डन, दैट एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जैसे हमने लास्ट केस में भी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम ऐसे ड्राइव करते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं सारे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये चार्ज Q0 पहले ए पर आ गया और ए से बी तक गया, और इनमें जो सेपरेशन है वो dx वेक्टर है, और dx वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड की तरफ होगी क्योंकि हम चार्ज को इस तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो Q0 चार्ज है बच्चे, उस पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो इस तरफ लगा रहे हैं ताकि आप उसको मूव कर दें, लेकिन इस चार्ज पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है, इंटरनल फोर्स। वो इंटरनल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, और वो इंटरनल फोर्स राइट साइड की तरफ होगी। अब हमें एक्सटर्नल उसके बराबर लगानी है मैग्नीट्यूड में, और उसके ऑपोजिट लगानी है। तो मीन्स यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो माइनस ऑफ एफ इंटरनल चाहिए, और जब ये चार्ज Q0 यहाँ पर है तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, इंटरनल फोर्स लग रही है, वो हम इस कूलम फॉर्मूले से लिख सकते। अगर x सेपरेशन है तो माइनस साइन ये वाला आ गया, के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें उस चार्ज पर लगानी है, ये सिंपली फोर्स है। नाउ dx is the small displacement, therefore the small work dw is f external vector dot dx vector। अब f external और dx की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब है दोनों में एंगल 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री एंगल है तो ये बन गया जी f external इंटू डी एक्स, और ये बन गया माइनस के क्यू नॉट। क्यू नॉट मैंने इस चार्ज को माना था, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन ही है, दोबारा से करवा रहा हूँ, चलो जिसको किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये स्मॉल वर्क है, तो टोटल एक्सटर्नल वर्क इज बेसिकली इन्फिनिटी टू आर, आपने इसको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को, उसमें माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है जिसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो इसमें हमने ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स की पावर -2 लिख दिया dx, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं वो हैं इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक लेके जाना है। माइनस के क्यू नॉट एज इट इज़ आ गया, एक्स की पावर -1 अपॉन -1, जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, इन्फिनिटी टू आर। तो ये बन गया जी के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/infinity, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू नॉट बाय आर। So this is the external work which is required to move this charge from infinity to separation P. Now, according to theory of conservative forces, this external work is equal to the potential energy stored in the system of charges. Therefore, U becomes K Q naught by R. So this is the expression for potential energy due to 2-point charges. Okay. Now we will discuss some special cases. Number 1, अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला वो आ गया के Q1 Q2 बाय R। U का फॉर्मूला इज ऑल्सो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। सेकंड केस में अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं चाहिए, नथिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट चाहिए होता है। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का चार्ज से, उसमें सिंगल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपको सेपरेशन चाहिए होती है, उसमें आपको डिस्टेंस नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए होता है, और पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको सेपरेशन चाहिए होती है। तो जैसे फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में जो लगती है Q1 Q2, उनमें जो फोर्स लगती है आर सेपरेशन पर, वो रिपल्सिव फोर्स जो लगेगी वो होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर,
साथ में यहाँ वेक्टर और ये आर कैप। अगर हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो आर कैप, F1 वेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये फोर्स होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसी सिस्टम की अगर सेम सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी भी आपने लिखनी है तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला बनेगा KQ1Q2/R। उसमें आर स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे नीचे सिंगल आर आएगा और डायरेक्शन कुछ नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, इसका जो यूनिट होता है बच्चे, ऐसा यूनिट वो हमारे पास जाउल ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी है एक तरह की, तो ऐसा यूनिट इज जाउल। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इससे रिलेटेड, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, टू कैलकुलेट कैपिटल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस must be substituted with प्रॉपर साइंस। ध्यान रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को पुट करना है। दूसरा, अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं तो यू पॉजिटिव आएगा। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जो आपका यू आएगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा। तीसरा चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन जो हैं दोनों ही U एंड W, जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कौन सा पाथ आपने यूज़ किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन, और सेपरेशन का दूसरा नाम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, हैंस इसी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव। थ्योरेटिकली इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो ये है कि अगर आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, उसकी जो यू होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। जब तक फोर्स नहीं लगेगी किसी चार्ज पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। मिनिमम 2 चार्जेस चाहिए हमें, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो जाउल है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम डिफाइन करेंगे फटाफट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन होकर ही आने हैं क्वेश्चन, पिछला कॉन्सेप्ट और ये मिल के आने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालना है एनर्जी का। एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा? लेट अस सपोज आपके पास कुछ ये चार्जेस थे, ऐसे पड़े हुए थे किसी फॉर्म में, आपने क्या कर दिया, इनको डिस्टर्ब कर दिया। इनको डिस्टर्ब करके आपने कुछ नई फॉर्म बना दी। एक Q1 यहाँ रख दिया, Q2 यहाँ रख दिया, थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दिया, Q3 यहाँ रख दिया, है ना। कुछ आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब इस सिस्टम की कुछ इनिशियल एनर्जी थी जो आप इस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो दूसरा ग्रीन वाला सिस्टम है इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेपरेशंस आपने चेंज करी हैं, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और यही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क टू चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जब भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बच्चे वो वर्क नेगेटिव भी आ सकता है, वो वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर यू एफ बड़ा आ गया और यू आई छोटा है तो उस केस में वो एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर यू एफ छोटा है यू आई बड़ा है तो वो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क होता है टू चेंज या रीऑर्गेनाइज, रीअरेंज
to rearrange a distribution of charge, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इस केस में अगर आपको वर्क निकालने के लिए पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, आपने सिस्टम की फाइनल एनर्जी भी निकाल लेनी है और इनिशियल भी निकाल लेनी है और फिर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस पूछा जाए, इंटरनल वर्क पूछा जाए, इंटरनल वर्क कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने परफॉर्म किया, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों वर्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इज इंटरनल, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके लिए आप पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लो फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है इसको करने के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके साथ साथ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज इन तीनों चार्जेस को आपने इन्फिनिटी पर लेके जाना है। ये 3 चार्जेस ट्रायंगल पर पड़े हुए थे और आपने क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि इनको ना यहाँ से हटा दो, इनको हटा के तोड़कर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर ले जाओ। तो इन्फिनिटी पर लेके जब आप इनको जाएँगे तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की वो तो ज़ीरो हो जाएगी और इनिशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट करी है ए सेपरेशन के साथ, अभी हमने जो इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है वो डिफरेंट थी। अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो क्या आएगी? वो आएगी, ध्यान से देखो, एक पेयर की एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये एक सिंगल पेयर की एनर्जी है, बाकी पेयर्स की भी यही होगी ना, तो 3 टाइम्स। तो दिस इज़ द यूआई। सेम क्यों होगी बाकी पेयर्स की? क्योंकि चार्जेस भी सेम है और सेपरेशंस भी सेम है। तो ये इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है और अगर इनको हम ले जाएँ टू इन्फिनिटी तो फाइनल एनर्जी बन जाएगी ज़ीरो। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इस सिस्टम को तोड़ने में, इन्फिनिटी पर लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू यूएफ व्हिच इज़ 0 माइनस यूआई। तो आंसर इज -3k/Q²/A। अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन हो क्वेश्चन में तो k को पुट कर देना ऐसे यूनिट्स में, चार्ज को कूलम में पुट कर देना और a की वैल्यू भी वहां पर गिवन होगी। तो इस केस में ऐसे वर्क निकाला जा सकता है। और देखिए ये वर्क नेगेटिव आया। अब फिजिकली इमेजिन करिए नेगेटिव वर्क आया, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही सारा कुछ हो रहा है, होगा। सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सब एक दूसरे को पहले से ही रिपेल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? वो अपने आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। मीन्स इस केस में एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव है, इंटरनल वर्क पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज ने वर्क किया अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी केस में जो इंटरनल वर्क आएगा वो आ जाएगा 3k/Q²/A। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा काम इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने किया है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। बच्चे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसके साथ साथ अगर हम डाइपोल जो एक स्पेशल काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें एट सम एट एंगल तो उसके साथ क्या होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत सारे रिलेशंस हम ड्राइव करेंगे और उनको समझेंगे जो हमें जेईई में और नीट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है और हर किसी एस्पेक्ट को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? बच्चे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना वो एक स्पेशल काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारे हमारे जो मटेरियल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की तरह होते हैं। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस चैप्टर में ख़ास तौर पे स्टडी किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये होता क्या है बच्चे? ये होता है ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges. It is a pair of two equal and opposite charges separated by small distance. Separated by a small distance. तो इस तरह की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जस्ट इसको ड्रॉ करके देखते हैं। एक इसमें नेगेटिव चार्ज होता है Q और एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी Q। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मीन्स अगर ये 2 कूलम होगा तो ये भी 2 कूलम होगा, बट एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो दो चार्जेस होते हैं, स्मॉल फिक्स डिस्टेंस होता है उनके बीच में। जनरली ये डिस्टेंस फिक्स्ड होता है लेकिन ये वेरी भी कर सकता है किसी किसी सिचुएशन में। तो अभी हम फिक्स डिस्टेंस मान के चलेंगे और
नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अभी नेचर में जो इसकी एग्जांपल्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और हमारे पास है अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो पोलर इन नेचर। और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल की अगर बात करें, तो वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो दिस इज द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। और इनमें जो एंगल होता है बच्चे, इट इज़ अराउंड 105 डिग्री, ठीक है, इन दोनों में। अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अभी इस केस में 2 डाइपोल्स हैं, एक ये OH और एक ये। तो इनकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जब, तो वो इस सेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट आ जाती है। तो इसके ऊपर बेस भी CBSE में क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालनी होती है। 2 डाइपोल्स हमें दिए होते हैं, वो क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चे, इसमें जो टोटल चार्ज अगर पूछा जाए किसी डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, तो सिंपल सी बात है जी, टोटल चार्ज होता है डाइपोल पे वो 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। और एक सिचुएशन होती है विच इज़ कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल वो होता है अगर हम डाइपोल की जो लेंथ है इसको बहुत स्मॉल मान लें, वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको बोल देते हैं आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल जो होता है उसकी जो लेंथ होती है दैट अप्रोचेस टू जीरो, लेंथ अप्रोचेस टू जीरो। और ये जो चार्जेस हैं हम ऐसे बोल सकते हैं, या चार्जेस बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टी है किसी डाइपोल की, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लेंथ है उसको हम जनरली 2L लेके चलेंगे फॉर इजी कैलकुलेशंस ऑफ आवर आर्टिकल्स एंड डेरिवेशंस, ठीक है। आप लेंथ को L भी ले सकते हो। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको हम सिंपली डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं, और इसको P वेक्टर से डिनोट किया जाता है। +1 में भी P वेक्टर हम यूज़ करते थे, वहाँ ये लीनियर मोमेंटम था। लेकिन अभी के केस में जो हम P वेक्टर यूज़ करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होती है? ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करती है, इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल और इट्स इंटेंसिटी। मीन्स कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो डिपेंड करता है कि जो सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये डिपेंड करता है इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट पे। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो इट इज़ simply the product of magnitude of either charge। दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, एंड either charge and the length of dipole। ठीक है बच्चों, मीन्स जो P वेक्टर है वो होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसमें से हमने जस्ट क्यू चार्ज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, और जो लेंथ हमने 2L कंसिडर करी थी उसको पुट किया है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज ए वेक्टर, ओके। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें कि भाई इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम ध्यान रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? ये टॉर्क जब हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो घूम जाता है। उस केस में टॉर्क की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उनमें एनालॉजी बनाने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेना पड़ता है। तो ये बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो अभी इसकी एक एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और लेंथ है 5 सेंटीमीटर और चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दोनों 10 माइक्रोकूलम होंगे। तो अभी इसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है, तो पी वेक्टर होगा फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो वो जो पी वेक्टर होगा वो होगा आइदर चार्ज 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू लेंथ। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻, यहाँ से -5, यहाँ से -2, -7 कूलम मीटर। तो ये जो कूलम मीटर है ये ऐसा यूनिट है डाइपोल मोमेंट का, ऐसा यूनिट ऑफ पी वेक्टर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की अगर आपने डायरेक्शन बनानी है, जैसे यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट बनेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव है, ऐसे पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट बड़े ध्यान से बनाएंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से बनाई जाती है। और अगर आपके पास जस्ट ऐसे एक एरो गिवन है किसी डायग्राम में, इस तरह से लिखा गया है कि ये पी वेक्टर है जी किसी की डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस साइड होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है हर जगह पे और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम इस तरह से इन एरोज की हेल्प से, इन लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे बच्चे जो स्पेसिंग रखते हैं इन बिटवीन द लाइंस वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं और जो एरो हेड्स होते हैं वो भी सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस की तरफ लगी हुई है। अब इस फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, तो पहले मैं इस तरह से रख रहा हूँ सिंपली, ठीक है। इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। अब हम सोचेंगे, देखेंगे कि जब हम इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी और उस फोर्स का फॉर्मूला होगा Q टाइम्स E वेक्टर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होती है F इज इक्वल टू क्यू ई। और इस फोर्स की डायरेक्शन ई वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ ही होगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। मीन्स ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो होगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। मतलब ई वेक्टर के ऑपोजिट फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नेगेटिव चार्ज रख दें तो वो नेगेटिव चार्ज जो है दैट विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चे, जैसे कि आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से अवे बनती है। तो देखो पॉजिटिव शीट मान लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इससे अवे बनी और नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो एरोज हैं अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किए हैं तो इसका मतलब है कि इस रीजन में कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और इस रीजन में कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर इस रीजन में कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस रीजन में अगर कुछ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये समझने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, उस पर जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगती है और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है। समझने वाली बात है, ठीक है। ओके, अब इस डाइपोल पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको देखें कि अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, वो लगेगी F1 वेक्टर
प्लस F2 वेक्टर, दो फोर्सेस लग रही हैं, उसमें F1 वेक्टर है QE वेक्टर, F2 है माइनस QE वेक्टर, दोनों हो जाएंगी कैंसिल, जीरो, तो F नेट हो गए जीरो। मीन्स ये डाइपोल यही का यही रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो लग रही है इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करने वाला हूं मैं, इफ द डाइपोल इज ओरिएंटेड in such a way P vector makes an angle theta with E vector। तो ये सिचुएशन है जिसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तब देखेंगे क्या होगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, डाइपोल को अरेंज किया कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड दिस इज योर लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। और जो डाइपोल मोमेंट है बच्चे, वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे बनेगी पी वेक्टर, एंड दिस इज योर ई वेक्टर। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर ये सिचुएशन है कि भाई साहब इसका कुछ एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, विच इज थीटा। ओके, तो इस थीटा एंगल के कारण अभी क्या होने वाला है, ये अभी हम देखेंगे। सिचुएशन सेम है, फोर्स सेम लगेगी, यहाँ लगेगी F इज इक्वल टू क्यू ई, मीन्स ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। फोर्सेस इक्वल लगेंगी और ऑपोजिट लगेंगी, बट नाउ इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रही है और ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलॉन्ग लग रही थी। ठीक है, तो इस केस में इस फोर्स के कारण, इन दोनों फोर्सेस के कारण, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, ये डाइपोल यहाँ से कुछ इस तरीके से घूम जाएगा ऐसे। और हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में इस रोटेशनल मोशन को बोला जाता है कि डाइपोल के ऊपर कुछ टॉर्क लगा है। तो इस डाइपोल के ऊपर क्या लगा है, कुछ टॉर्क। तो टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, और उस टॉर्क को हम फाइंड करेंगे कि उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो ये टॉर्क होता क्या रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, दो फोर्सेस लग रही है ना इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो अभी हम ये फाइंड करने वाले हैं कि भाई ये टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए ध्यान से, तो एक फोर्स ये है और एक ये है, और इन दोनों में ये ग्रीन वाला जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ये है ब्लैक में, और इन दोनों में ये जो ग्रीन वाला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अभी हम फाइंड करेंगे। तो अगर इस डाइपोल की लेंथ 2L है, तो यहाँ पर हमारे पास 2L लेंथ का हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, एंड वी वांट टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर बी ए O। This is A point, this is B point, this is O point, and we want to find OB. तो OB is perpendicular and AB is hypotenuse which is equal to sin theta। तो फोर्स तो अभी दोनों में से हमने पुट कर दी Q इंटू E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा OB, और OB यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से वो आ रहा है AB sin थीटा, और ए बी तो 2L के बराबर है, तो ये बन गया 2L साइन थीटा। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, और Q इंटू 2L तो हमारे पास होता है जी डाइपोल मोमेंट, तो ये बन गया P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन दिस डाइपोल।
तो इस टॉर्क के कारण ये डाइपोल यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है। तो घूम के इसी ओरिएंटेशन में वापस आ जाएगा। जैसे ही इस ओरिएंटेशन में वापस आएगा तो एंगल थीटा बिटवीन पी एंड ई हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस सिचुएशन में जैसे ही एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 क्या होगा? 0। तो फिर टॉर्क भी क्या होगा? 0। जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टॉर्क भी होगा 0। तो इस टॉर्क के एक्सप्रेशन को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, टो वेक्टर is equal to P cross E vector. So this is the expression for torque acting on the dipole which is oriented in a uniform electric field. इसको और थोड़ा डिस्कस करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो इसका मतलब है हमारे पास अभी कि ये टॉर्क लग रहा है। Now this is the situation. The torque acting on the dipole is P cross E, which is P E sin theta into n cap. So n cap will give you direction of torque which is given by right hand thumb rule. तो देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन को पहले। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरफ आएगी डाइपोल मोमेंट। तो आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अभी स्क्रीन पे लेके आना है और पी वेक्टर की तरफ आपने अलाइन करना है और ई की तरफ घुमाना है। तो इस तरफ आप फिंगर्स को अलाइन करेंगे और ई की तरफ घुमाएंगे तो आपके राइट हैंड का जो थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब इस सिचुएशन में जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, ठीक है जी। और अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर होता, पॉजिटिव नीचे होता तो इस तरीके से घुमाते, फिर टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड हो। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है। बच्चे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो होती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। मीन्स जब हम इस डाइपोल को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। तो अभी पी वेक्टर में और ई वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है। तब जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, वो जो होगा पी ई साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, तो इट इज जस्ट पी ई। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। टॉर्क 0 कब कब लग सकता है? तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तब टॉर्क होगा 0। उस केस में जो हमारे पास डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से ओरिएंट होता है, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ और ये डाइपोल मोमेंट। तो ये थीटा 0 का केस है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। हमने इक्विलिब्रियम के टॉपिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी जो 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, पॉजिटिव को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, नेगेटिव को थोड़ा सा नीचे ले जाऊं और छोड़ दूं, तो फिर से टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने के कारण ये वापस इसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो जब सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट में चला जाए आफ्टर डिस्टर्बेंस, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखेंगे कि थीटा 0 वाली जो सिचुएशन होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। दिस इज योर फर्स्ट केस। एंड व्हाट इज द सेकंड केस? इन द सेकंड केस, when theta is equal to 180 degree, then also torque is 0 because sin 180 is 0। लेकिन उस सिचुएशन में हम ये डायग्राम कैसे बनाएंगे? उसमें दोनों में एंगल 180 चाहिए। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ चाहिए, पॉजिटिव यहाँ चाहिए और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अभी पी वेक्टर तो हमारा इस तरफ चला गया और ई वेक्टर इस तरफ है, तो थीटा है 180 डिग्री। इस तरह की इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो इसको ध्यान से समझेंगे, इसको याद रखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 180 डिग्री होता है और जब एंगल 90 डिग्री होता है तब डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो मैक्सिमम लगता है। तो दिस इज द topic in which we have studied when a dipole is placed inside a uniform electric field, then the total force acting on the dipole is 0, but there is some torque which acts on the dipole which is given by P cross E or P sin theta। हाँ जी बच्चों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या करना आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसके साथ साथ हमने बताना है वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट ए डाइपोल बाय स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और उससे हमारे पास आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एक डाइपोल आपके सामने नजर आ रहा है आपको, और ये डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर बच्चे वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब जब हमने डाइपोल को इस तरह से ओरिएंट किया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, लेकिन हमें उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि वो कैसे निकलेगी। उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। तो देखिए जब हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे क्या होगा, इस टाइम पर इस डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है Q, उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है विच इज QE, है ना। और नेगेटिव चार्ज जो है उस पर भी फोर्स लग रही है, उस पे लग रही है -QE के बराबर। इस टाइम ये फोर्स तो लग रही है ना, जिसके कारण इस डाइपोल पर बच्चे टॉर्क लग रहा है। ये डाइपोल अपने आप जो है घूम जाएगा, ठीक है। नाउ हमें मीन्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये घूम जाएगा, क्योंकि अभी इस पर टॉर्क लग रहा है। और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो होता है P/E/sin ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमने जूम करना है कि हम इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, ऐसे, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा भी उस पर टॉर्क लगाएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, और उस वजह से हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाओगे। वही जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो बन जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर सिस्टम में क्या है, यहाँ पर सिस्टम में एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, P वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाई गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसी और चार्ज की वजह से, फॉर एग्जांपल दो शीट्स हैं पैरेलल शीट्स, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई है। तो बहुत सिंपल सा काम हमने करना है, हमने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है टू रोटेट ए डाइपोल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट द डाइपोल इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल d theta by applying a small external torque, जिसको हम बोल देंगे टॉर्क। और ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये इंटरनल टॉर्क के ही बराबर होता है, बट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि अगर इसको स्मॉल एंगल से घुमाया है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, द स्मॉल वर्क टू डू दिस, अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज DW इज इक्वल टू टो डी थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल वर्क। जैसे हमारे पास जो लीनियर वर्क होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास जो रोटेशनल वर्क होता है दैट इज टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और इसके पैर में मैं यहाँ पर एक्सटर्नल EXT ही लिखूंगा। अब ये जो वर्क है बच्चे, इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं P/E/sin थीटा, और साथ में लिख देंगे d थीटा। तो दिस इज द स्मॉल वर्क दैट इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ये एक्सटर्नल वर्क है, हमने पहले ही लिख दिया, ये हमारा वर्क है। अब हमने टोटल वर्क निकालना है, तो बहुत आसान है। अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं किसके लिए, फ्रॉम any angle theta 1 to any angle theta 2, तो that will give you W external। तो सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है जैसे हम हमेशा करते हैं, PE sin थीटा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे, साथ में लिखेंगे d थीटा, लिमिट्स आ जाएंगी थीटा 1 से लेके थीटा 2। इट इज वेरी सिंपल। P और E दोनों कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स बन जाती हैं थीटा 1 टू थीटा 2। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी PE, माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज थीटा 2, थीटा 2 इज द फाइनल एंगल एंड थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल। नाउ दिस एक्सटर्नल वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पीई cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the expression for change in potential energy when we rotate a dipole inside the external electric field. Okay. So this is the first expression that we want, change in potential energy. ठीक है, अब हम इसका एक स्पेशल केस करेंगे. यहाँ तक बहुत इजी इसको लर्न करना है एक्सप्रेशन को. नाउ वी विल डू ए स्पेशल केस. हाँ जी, स्पेशल केस क्या है? लेट अस सपोज जो डाइपोल है वो इनिशियली थीटा 1 एंगल 90 डिग्री पे था. ठीक है, मीन्स जो इनिशियल डाइपोल की पोजीशन है बच्चे वो ये है. नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, डाइपोल मोमेंट पी ऊपर चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है. तो अभी इन दोनों में पी वेक्टर में और ई वेक्टर में बच्चे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो ये इनिशियल पोजीशन है. अब इस इनिशियल पोजीशन में आपको पता है कि हमारे पास जो एंगल होगा cos 90 है ना, वो 0 आ जाएगा. अगर थीटा 1 90 डिग्री है तो cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो दिस इज फॉर इनिशियल पोजीशन. और लेट अस सपोज हमने इस डाइपोल को घुमाया है विद एनी एट एनी एंगल थीटा. तो वो थीटा एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है. तो लेट अस सपोज हमने इसको घुमाकर इस पोजीशन में ले आए, डाइपोल को किसी एंगल थीटा पर ले आए. तो मीन जो थीटा 2 है हमारे पास वो हमने थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया एनी एंगल थीटा. ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा यू निकलेगा वो डेल्टा यू निकलेगा माइनस पीई कॉस थीटा 2. कॉस थीटा 2 इज मीन्स कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 मीन्स कॉस 90. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस पीई कॉस थीटा. दिस इज डेल्टा यू. नो व्हाट इज डेल्टा यू? यू एफ माइनस यू आई. ठीक है, हमेशा डेल्टा यू होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. अब यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से आ जाएगी और जो यू आई है बच्चे वो तो 0 थी, है ना, क्योंकि जब थीटा 1 हमने लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यू आई है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है. तो हमारे पास आ गया यू एफ इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा. और दिस इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एक्सप्रेशन हमारा मेन एक्सप्रेशन है जब भी कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और डाइपोल किसी एंगल थीटा पर पड़ा हुआ है उसमें, तो थीटा एंगल पर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो एक फॉर्मूले से निकलेगी. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज जो डाइपोल है वो 30 डिग्री पर पड़ा है, ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है. तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी? माइनस पीई कॉस 30 मीन्स माइनस पीई रूट 3/2. तो आप किसी भी ओरिएंटेशन पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कितनी होगी? थीटा 0 मीन्स कॉस हमारे पास 1 हो गया. तो एट थीटा इक्वल टू 0 हम यहाँ बनाते हैं सिचुएशन. नाउ दिस इज योर डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पर थीटा 0 पुट करें तो u हमारे पास आ जाएगा माइनस पीई एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू. और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमको पूछा जाए कि टॉर्क कितना लग रहा है तो यहाँ पर टॉर्क 0 लग रहा है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा. तो साइन थीटा साइन 0, साइन 0 जो होता है हमारे पास वो 0 होता है. तो इस सिचुएशन में टॉर्क 0 लग रहा है. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, मींस डाइपोल हमेशा इसी स्टेट में रहेगा. अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, मींस अगर आप इस चार्ज को थोड़ा सा इधर लेके जाएं या इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएं, थोड़ा सा डिस्टर्ब दिया तो आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू दिस पोजीशन अगेन. फिर ऐसे ही हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे पास इस पे भी फोर्स लग रही है क्यू ई और इस पे इधर फोर्स लग रही है क्यू ई. तो उसने इसको घुमा देना डाइपोल को और वो आ जाना स्टेबल इक्विलिब्रियम में. तो ये फर्स्ट डायग्राम जो है बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम है. इसमें थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है. सेकंड है हमारे पास अगर थीटा हम 180 डिग्री ले लें तो क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास ये डायग्राम बनेगा. ध्यान से देखो, नेगेटिव इधर बना, पॉजिटिव इधर बना, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है. तो दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री. अब यहाँ पर भी अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो पीई साइन 180 होगा. तो साइन 180 तो बच्चे हमेशा 0 ही होता है, तो टॉर्क इस केस में भी 0 है. इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम की ही पोजीशन है. बट दिस पोजीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर हम यहाँ से डाइपोल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब करके वापस अपनी पुरानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा. ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम यू कैलकुलेट करें तो माइनस पीई कॉस 180 डिग्री विच इज -1, तो यहाँ आ गया पीई। मीन्स इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की बच्चों वो मैक्सिमम होती है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यू की मिनिमम वैल्यू है माइनस पीई, मैक्सिमम वैल्यू है पीई। ध्यान रखेंगे पी इंटू ई। जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारा डाइपोल इस तरह पड़ा है 90 डिग्री पर, तो डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बन गई पी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस सेक्शन में है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। उस केस में जो यू होता है वो जीरो होता है, लेकिन उस केस में जो टॉर्क होता है बच्चे वो P इंटू ई, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जीरो टॉर्क की कंडीशन व्हेन थीटा इज 0 एंड 180, मैक्सिमम एनर्जी व्हेन थीटा इज 180, मिनिमम एनर्जी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। स्टेबल का डायग्राम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम और जीरो पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं इस पे। चलिए, तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वर्क फाइंड करने हैं टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है बच्चों की स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जी थीटा 1 जो होगा, इनिशियल को हमने फ्रॉम के साथ इनिशियल है ना, तो इनिशियली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, मतलब 0 डिग्री है। फाइनली वो पड़ा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब थीटा जो है वो 180 डिग्री है। और हमें कैलकुलेट करना है वर्क। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, और दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला है बच्चों, इसको लर्न कर ले। तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 मतलब -1 आ जाएगा जब आप थीटा 2 की वैल्यू 180 पुट करोगे, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये बन गया माइनस पीई इंटू -2, सॉल्व करके हो गया 2PE. So this is the work done required to rotate a dipole from stable to unstable equilibrium. तो ये एक पॉजिटिव वर्क आ रहा है, मीन्स आपका एफर्ट लग रहा है ना। देखिए एफर्ट लगेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल जो है वो पहले ऐसे पड़ा हुआ था, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, डाइपोल मोमेंट इस तरह। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा आपको। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपका एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फोर्स जो है वो इधर लग रही है क्यू ई, और एक फोर्स इधर लग रही है माइनस क्यू ई। जब आप इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो जो इसका एक्चुअल टॉर्क है, इंटरनल टॉर्क, आपको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसलिए आपका एफर्ट लगेगा। इसका मतलब है जो वर्क आया हमारे पास वो पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आएगा। इंटरनल वर्क यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने कितना काम किया है, तो दैट इज माइनस ऑफ एक्सटर्नल विच इज -2PE। तो दिस इज इंटरनल वर्क। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे एक्सटर्नल वर्क को, यू विल गेट इंटरनल वर्क। इंटरनल का मतलब है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी बहुत सिंपल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके सामने है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स डेल्टा यू निकालना है, of a dipole in uniform electric field where it is rotated from 45 to 30 degree. So again minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. So minus PE, final angle is 30 degree, initial angle is 45 degree. Okay, तो ये बन गया minus PE रूट 3/2 -1/√2। ठीक है, तो ये आंसर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज द आंसर। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक्सटर्नल वर्क के लिए आपने ये रिलेशन लर्न करनी है। आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे भी चल सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, और यू एफ बच्चे आपके पास होगा माइनस पीई कॉस थीटा 2, और यू आई होगा माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो यहाँ से यही रिलेशन बन जाएगी। आप डायरेक्ट लगा दें, चाहे आप अलग अलग कैलकुलेट करके बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।